शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कक्षा 11 में आज हम मैथ्स में समुच्चय के भाग 2 को देखेंगे और बायोलॉजी में जीव जगत के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। वहीं कक्षा 12वीं में हम लोग मैथ्स में संबंध एवं फलन के भाग 2 और 3 को देखेंगे और बायोलॉजी में जीवों में जनन के भाग 2 और 3 को पढ़ेंगे। दोस्तों, आशा है आप सब कॉपी कलम लेकर के टीवी के सामने होंगे और जरूरी बातों को नोट करते जाएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 2। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। समुच्चय के प्रकार, रिक्त समुच्चय जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सारणीबद्ध विधि को कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर P एक समुच्चय को दर्शा रहा है जिसमें कह रहा है y एक पूर्णांक है और जो कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो आइए हम देखते हैं -4 से बड़े और 6 से छोटे कितने अवयव बनेंगे हमारे इस समुच्चय के। समुच्चय के अवयव होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे समुच्चय के अवयव हो गए। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम सबसे पहले सारे अवयव को सूचीबद्ध करते हैं। आइए देखते हैं सारणीबद्ध विधि में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा समुच्चय P बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे अवयव को सूचीबद्ध कर लिया, फिर उसके बाद अर्ध विराम द्वारा दर्शाएंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। तो हमारा P समुच्चय क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। Q बराबर y, जहाँ पे y एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 8 से कम है। इस समुच्चय के अवयव क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमने जब इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे। Q बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या तैयार हो गई, सारणीबद्ध विधि। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम है R। यहाँ पे कहता है y 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। y जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या है। अगर योग करेंगे उन 2 अंकों का तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऐसे कितने अंक हो गए प्राकृतिक संख्या के हमारे, आइए देखते हैं। 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो हम इसे सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। जब हमने इन अवयवों को देखा तो हमने देखा ये सारे 2 अंकों के हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है जिनका योग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर हम 18 का योग करते हैं क्या हमें 9 मिलता है। हाँ, 1 + 8 बराबर है 9 के,
ऐसे ही हम 27 का देखेंगे, 2 + 7 बराबर है 9 के। अब जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, r बराबर है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, फिर मझले कोष्ठक के अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर एक S समुच्चय है जो क्या कह रहा है, y उसमें 140 का अभाजक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। तो जब हमने 140 का भाज्य गुणनखंडन किया तो हमें गुणनखंड प्राप्त कौन कौन से हुए, ये वाले 2, 2, 5, 7। जब हमने इसको लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारे क्या हो गए, 140 के अवयव हो गए। जब हम इसको सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे तो हमारे अवयव क्या होंगे, 2, 5 और 7। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम जो अवयव दोहराए जाते हैं उनको एक बार लेते हैं। तो जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमारे अवयव क्या हो गए, s बराबर 2, 5 और 7। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है हमारे पास एक टी समुच्चय है जिसमें x बता रहा है, x शब्द एलिफेंट का एक अक्षर है। जब हमने इस अक्षर को देखा तो हमने देखा इसके अंदर ऐसा एक एलिमेंट है जो 2 बार दोहराया जा रहा है। वो कौन सा है, ई। जो हमने इस अक्षर के अवयव को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला, ELPHENT। जो ई 2 बार दोहराया गया है उसको हमने एक बार लिया। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, T बराबर E, L, P, H, A, N, T, और फिर मझले कोष्ठक भीतर के अंदर डाल दिया। आइए अब बात करते हैं समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाए। हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर हमारे पास है अवयव 1, 2, 3 और 6। जब हमने इन अवयव को देखा तो हमें ये पता चला कि ये संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, और जब हमने इसे और ध्यान से देखा तो हमें ये भी पता चला कि ये 6 का भाजक है। आइए अब हमने इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो ये दो डॉट्स हैं क्या दर्शा रहे हैं, कॉलन। यहाँ पे x जो दर्शा रहा है वो अवयव दर्शा रहा है, और एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ये हमें बता रहा है कि ये समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म है। और आपको जैसा पता है अंत में हम मझले कोष्ठक के भीतर डाल देते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है MATHEICS। दोस्तों हमें देखकर पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक अक्षर के लेटर्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे x मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है। अगला प्रश्न, एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। इसको देख के ये पता चल रहा है कि हमें कौन सी संख्या दे रहे हैं, विषम संख्या। ये हमारे क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब हमने इनको देखा तो हमें पता चला कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ओके दोस्तों, आइए बात करते हैं रिक्त समुच्चय की, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। और हमें याद रखना है कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं 2 तरीके से। पहला खाली मझले कोष्ठक के द्वारा और दूसरा फाई के द्वारा। इसको हम फाई के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं रिक्त समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। माना A हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है x
जिसके अंदर का अवयव x बता रहा है कि x 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है। x एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें क्या दिखा कि x जो है 6 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों। और जब हमने देखा कि x 5 से छोटा है, हमने ये देखा कि 5 और 6 के बीच में कोई भी अवयव नहीं है। और रिक्त समुच्चय का मतलब ही ये होता है कि जिसके अंदर कोई अवयव ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हमारे इस समुच्चय के अंदर ये रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों? सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। आज हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकी को समझेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी कि इस दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन्हीं जीवों को हम अलग अलग वर्गों यानी कि टैक्सा में रखते हैं ताकि इनका अध्ययन अच्छे से हो पाए। आइए अब हम वर्गीकी के आधार को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं विशेषीकरण। इसमें हम जीवों की विशेषताएं यानी कि उनके फीचर्स को जानते हैं। दूसरा है पहचानना। अब जब जीवों का वर्णन सही तरह से किया हो तो हम उनको पहचान सकते हैं और उनको हम वर्ग में डाल सकते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। इसमें जीवों को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको वर्गों में रखते हैं जिससे कि उनका अध्ययन और आसानी से हम कर सकें। चौथा है नाम पद्धति। इसमें जीवों का एक मानक नाम रखा जाता है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि पूरे विश्व में एक समान होगा, जैसे कि होमोसेपियंस मानवों का वैज्ञानिक नाम है। आइए दोस्तों अब हम सिस्टमैटिक्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति तथा विकासवादी अध्ययन भी आता है। दोस्तों, वर्गीकी और सिस्टमैटिक्स में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें हम एक और प्रक्रिया जोड़ देते हैं जो कि है विकासवादी अध्ययन, जिससे कि हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमा नेचर लिनियस द्वारा लिखी पुस्तक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसमें वर्गीकी का व्याख्यान किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्ग को। अब दोस्तों, वर्गीकरण की सारी प्रक्रिया होने के बाद हम जीवों को वर्गीकी संवर्ग में रख देते हैं। इसमें 7 वर्गक यानी कि टेक्सॉन आते हैं। आइए अब इनको समझते हैं। जो इसमें सबसे पहला है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। दूसरा है वंश। तीसरा है कुल। चौथा है गण। पांचवा है वर्ग। छठा है संघ और सातवां है जगत। अब दोस्तों,
स्पीशीज में वो जीव आते हैं जिनमें मौलिक समानांताएं होती है, और ऐसे ही वंश में संबंधित स्पीशीज आती है, कुल में संबंधित वंश आते हैं, और इसी प्रकार से यह जगत तक जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे वर्गीकीय सहायता साधन को। इसके 5 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम, दूसरा है वनस्पति उद्यान, तीसरा है संग्रहालय, चौथा है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, और पांचवा है कुंजी अथवा चाबी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हर्बेरियम को समझते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इस पर एक लेबल भी लगा होता है जिस पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। दोस्तों जरा यहां देखिए, हर्बेरियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वनस्पति उद्यान को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो आइए इसको अब जान लेते हैं। यह जीवित पौधों का संग्रहण होता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति यानी कि वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है। अब दोस्तों हम वनस्पति उद्यान के कुछ उदाहरणों को समझेंगे। प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, और नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो आपको यह सारे उदाहरण याद रखने हैं। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, यह क्यू बोटैनिकल गार्डन की है जो कि इंग्लैंड में है, और यह भारतीय वनस्पति उद्यान की तस्वीर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संग्रहालय को समझते हैं। दोस्तों आपने अपने विद्यालय तथा कॉलेजों में ऐसे संग्रहालय को तो देखा ही होगा। इसमें पौधे एवं प्राणियों को अध्ययन के लिए परिरक्षित किया जाता है। जीवों को परिरक्षित खोल में डालकर जारों में रखा जाता है जिससे वे खराब नहीं होते। आइए अब अगले वर्ग की सहायता साधन की तरफ चलते हैं जो कि है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। दोस्तों आप कभी ना कभी चिड़ियाघर तो गए ही होंगे। चिड़ियाघर में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुंजी अथवा चाबी को। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों यानी कि युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर है। यहां पर दोस्तों जीव जगत अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सिस्टमैटिक्स को समझा, हमने वर्गीकीय संवर्ग के बारे में जाना जिसमें कि हमने इसके 7 टैक्सॉन यानी कि वर्गों के बारे में चर्चा करी, और हमने वर्गीकीय सहायता साधनों के बारे में भी जाना जिसमें कि हमने हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, कुंजी और संग्रहालय के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह सारे टॉपिक आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के कवर कर लिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो संबंध एवं फलन का पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं फलनों के संयोजन की परिभाषा क्या है। मान लीजिए कि f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है तथा g दूसरा फलन है जो b से c पर परिभाषित है। तब f और g का संयोजन GOF से निरूपित होता है तथा GOF a से c पर परिभाषित होता है। GOFX बराबर होता है g ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अगर दो फलन है f तथा g और f का प्रांत a है तथा सह प्रांत b है, इसी प्रकार g का प्रांत b है और सह प्रांत c है, तो दोनों का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है, जिसमें GOF का प्रांत a होगा और सह प्रांत c होगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये मानते हैं हम कि एक समुच्चय A है जो कि फंक्शन f का प्रांत है। अब A के अंदर जितने भी अवयव हैं उसको हम x से डिनोट करेंगे। B फंक्शन f यानी फलन f का सहप्रांत है। तो इस प्रकार f एक फलन है जो a प्रांत से b सहप्रांत पर परिभाषित है। तो अगर a का अवयव x है तो b का अवयव fx होगा। अब दूसरा फंक्शन जो है g, वो किस प्रकार परिभाषित होगा। g हमारा b से c पर परिभाषित है, तो c मान लेते हैं एक और समुच्चय है। अब g फंक्शन जो b से c पर परिभाषित है वो किस प्रकार दिया जाएगा, g ब्रैकेट में fx। तो इसको हम कहते हैं GOF जो a से c पर परिभाषित होगा, यानी हमने b को बीच में से हटा दिया है। अब GOF का मान बराबर होता है g ब्रैकेट fx के, तो इसको कहते हैं f और g का संयोजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि g फंक्शन का जो प्रांत है वो एक्चुअली में f फंक्शन यानी f फलन का सह प्रांत है। इन शॉर्ट हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है GOF बराबर g ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कि f 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 6 पर परिभाषित है और g 3, 4, 5, 6 से 7, 11, 15 पर परिभाषित है। ये दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर है 3 के, f3 बराबर है 4 के, f4 बराबर है f5 के तथा ये बराबर है 5 के, यानी f4 और f5 दोनों का ही मान 5 है। g3 बराबर है g4 के तथा ये बराबर है 7 के, यानी g3 और g4 दोनों का मान 7 है तथा g5 और g6 का मान 11 है। तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो GOF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, यानी फलन क्या क्या है। f हमारा फलन है जिसका प्रांत है 2, 3, 4, 5 तथा सह प्रांत है 3, 4, 5, 6। g एक फलन है जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 6 और सह प्रांत है 7, 11, 15। तो अब हमें निकालना है GOF। GOF के लिए अब GOF का प्रांत क्या होगा, जो f का प्रांत है, और GOF का सह प्रांत क्या होगा, जो g का सह प्रांत है। यानी GOF जो है वो 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15 पर परिभाषित होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रांत और सह प्रांत में इनके क्या रिलेशन है, क्या संबंध है।
हम क्या करते हैं, f के सह प्रांत को और g के प्रांत को बीच में से हटा देते हैं और इस प्रकार हमें GOF का प्रांत तथा सह प्रांत प्राप्त होता है। चलिए अब मान निकालते हैं। दिए हुए वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। f हमें दिया हुआ है, g दिया हुआ है तथा ये सारे मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है GOF। तो देखते हैं GOF 2 पर क्या होगा। GOF ब्रैकेट 2 हमने लिखा है, तो ये बराबर होगा संयोजन की परिभाषा से G ब्रैकेट में F2। अब यहाँ पर F2 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। F2 का मान क्या है? F2 का मान है 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस F2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा G ब्रैकेट में 3। अब देखिए G3 का मान क्या है, तो G3 का मान है 7। तो G3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो इस प्रकार हमें GOF 2 मिल गया है 7 के बराबर। चलिए अगला मान निकालते हैं GOF 3 का। तो GOF 3 किसके बराबर होगा? फिर से हम संयोजन की परिभाषा से ये हो जाएगा G ब्रैकेट में F ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये होगा हमारा G ब्रैकेट में F3। अब आप फिर से देखिए F3 का मान क्या है? F3 का मान है 4। तो हम यहाँ पर F3 की जगह पर 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये आ जाएगा हमारा G ब्रैकेट में 4। अब हम क्या करेंगे, हम G4 का मान देखते हैं कहाँ पर है। तो G4 का मान है 7, यानी कि GOF 3 भी हमारा 7 के बराबर आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अगला मान निकालेंगे 4 पर, यानी GOF 4। तो GOF 4 बराबर हो जाएगा G ब्रैकेट में F4। तो वहां फिर से F4 का मान रखेंगे, यहाँ पर F4 का मान क्या है? 5, यानी ये हो जाएगा G5। अब हम G5 का मान रखेंगे। तो G5 का मान क्या है? G5 का मान है 11, यानी ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब बचा हमारा आखिरी अवयव, यानी कि 5। तो अब हम निकालेंगे GOF 5, जो बराबर होगा G ब्रैकेट में F5। अब हम F5 का मान देखते हैं। F5 का मान है 5, तो वो हमने यहाँ पे रखा है G ब्रैकेट में 5 तथा G5 का मान है 11। तो इस प्रकार हमने GOF के सारे मान याद कर लिए हैं। GOF 2 पर, 3 पर, 4 पर तथा 5 पर। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों का संयोजन, यानी कि GOF बराबर होता है G ब्रैकेट में Fx। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, जिसको इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमणीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमणीय या फिर इनवर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर Ix तथा FOG बराबर Iy। Ix का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और Iy का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है, यानी GOF तथा FOG दोनों का ही मान तत्समक यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी। तब फलन g को फलन f का विलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स यानी f की पावर -1 द्वारा प्रकट करते हैं। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहां पर a की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ
पर 3 की मैपिंग a पर जाएगी, b की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग b पर है। इसी प्रकार c की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग c पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। GOF बराबर I of x तथा FOG बराबर I of y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी GOF of x बराबर x के आ जाए, जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा, एंड FOGX भी x के बराबर आ जाए, जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि GOF बराबर आ गया है तत्समक फलन के एंड FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन के। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y सह प्रांत हो जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां कैपिटल Y बराबर है स्मॉल y बिलोंग्स टू n। मतलब कि जो ये स्मॉल y है वो एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पे y को हम 4x जमा 3 के रूप में लिखेंगे और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3, जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y के, और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3, यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख दिया है, यानी हमने यहाँ से x का मान लिखा। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है। y बराबर जो भी टर्म है x में, वहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y की टर्म में लिखना है। यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3/4 काउंट किया है, इसको हम gy से परिभाषित करेंगे। यानी gy बराबर हो जाएगा y घटा 3 बटे में 4, और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले GOFX इसके लिए GOFX बराबर होगा g of fx परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि fx का मान 4x जमा 3, तो हम क्या करेंगे, इस fx की जगह पर इस fx का मान रखेंगे, जो है क्या 4x जमा, ये बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3, यहाँ से हमने fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y घटा 3 बटे में 4। तो अब हम क्या करेंगे, gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3 बटे में 4। अब आप इसको हल करेंगे तो प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तत्समक फलन है, यानी GOFX जो है वो बराबर आ गया है तत्समक के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है, GOF जो है वो बराबर है I n, यानी तत्समक फलन जिसका प्रांत n। चलिए अब FOG निकालते हैं। FOG of y क्या होगा? FOG of y बराबर होगा f ब्रैकेट में gy के। gy का मान क्या है? gy का मान है y माइनस 3 बटे में 4। तो हम gy की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 रखेंगे, ये हो जाएगा f ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे में 4। अब क्योंकि फलन f में है, देखते हैं फलन f क्या है। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है, अब y माइनस 3 बटे 4
हमें रिप्लेस करना है x से, तो हम x की जगह पर y माइनस 3/4 को प्रतिस्थापित करेंगे। ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज जमा 3। हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा y बटा 3 जमा 3। हम बटा 3 जमा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ y। तो अब आप देख सकते हैं y समाकलन है, जब पर स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y से, स्मॉल y कैपिटल Y में है। और अब आप देख सकते हैं कि f बराबर आ गया है लंबसमक y। GF बराबर आ गया I के, तथा f बराबर आ गया I के, यानी इसके बाद में ये कहते हैं कि f और फलन g फलन f का प्रतिनिधित्व। तो इस वीडियो में हमने सीखा व्युत्क्रमणीय फलन। अगली वीडियो में हम द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुष्प, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड, भ्रूणकोश और परागण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जायांग से। जायांग यानी कि गायनोशियम पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप इस चित्र से इसकी स्थिति का जायजा ले सकते हैं। अब दोस्तों, जायांग दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है एकांडपी और दूसरा है बहुअंडपी। एकांडपी में सिर्फ एक ही स्त्री केसर होता है और बहुअंडपी में बहुत सारे यानी कि बहु स्त्री केसर होते हैं। अब अगर किसी पुष्प में बहुत सारे स्त्री केसर होंगे तो वे दो तरह के हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं व्युक्तांडपी और युक्तांडपी। युक्तांडपी में जो पुष्प होंगे उनके स्त्री केसर स्वतंत्र होंगे। इसका उदाहरण है मिशेलिया। और दूसरी तरफ युक्तांडपी में जो स्त्री केसर होंगे वो आपस में संगलित होंगे, जैसे कि पैपावर के पुष्प में ऐसा होता है। आइए अब स्त्री केसर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ देखिए, यह एक पुष्प है जिसका स्त्री केसर यहाँ पर होता है और इसके मैंने अलग अलग भागों को दर्शाया हुआ है, जिसमें से कि सबसे पहला है वतिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, जो कि परागकणों के अवतरण का मंच का काम करता है। दूसरा है व्रतिका यानी कि स्टाइल, जो कि एक पतला भाग है। और तीसरा है अंडाशय यानी कि ओवरी, जो कि स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग है। और इन्हीं अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, जो कि अपरा यानी कि नाड़ से जुड़ा होता है। आइए अब इस बीजांड यानी कि गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखती है और इसका ये भाग फनिकल कहलाता है, जो कि एक वृंत यानी कि डंठल नुमा होता है और अपरा से जुड़ा होता है। और ये भाग हाइलम है, जो कि बीजांड और फनिकल के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक बीजांड में आवरण भी होते हैं, जैसे कि बाह्य आवरण जो कि यहाँ पर होता है और दूसरा है अंतः आवरण। ये अध्य आवरण बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है, केवल बीजांड द्वार को छोड़कर। और यहाँ पर बीजांड द्वारी सिरा होता है। बीजांड द्वार के विपरीत स्थिति पर कैलजेल सिरा होता है,
जो कि बीजांड के आधार का प्रतिनिधित्व करता है, और अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज बीजांडकाय कहलाता है, जिसमें आरक्षित आहार सामग्री होती है। और बीजांडकाय का भ्रूण कोश यहाँ पर होता है, जो कि गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। आइए अब गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा को जान लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुरु बीजाणुओं की रचना का प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मादा युग्मों को द्विध या भ्रूण कोश को समझते हैं। निषेचन से पहले बीजांड में कुछ बदलाव होते हैं। इस समय बीजांड में सिर्फ एक जनन कोशिका है, जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इनमें मियोसिस से विभाजन होते हैं और 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु अभ्रष्ट हो जाते हैं और एक कार्यशील होता है, जो कि वृद्धि करता है और माइटोसिस से ये 8 केंद्रक बनाता है। और इन सभी केंद्रकों का एक ही जीव द्रव्य होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम भ्रूण कोश कहते हैं, और इनमें से कुछ केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति बनने लग जाती है, जो कि बीजांड द्वार के विपरीत स्थित होता है। इन्हें हम प्रतिव्यसांत कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार पर भी कोशिका भित्ति बनने लग जाती है, जिसमें से 2 सहायक कोशिका बनती है और एक अंड बनता है, जिसे मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया हुआ है। और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो कि केंद्रीय कोशिका बनाते हैं। और इसके बाद द्विनिषेचन इनमें होगा, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जरा यहाँ पर देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, जिसमें कि मैंने भ्रूण कोश के अलग अलग भागों को दर्शाया हुआ है। ये भ्रूण कोश 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। तो आप इसमें गिन सकते हैं 8 केंद्रक है। और जहाँ तक सवाल है इसकी कोशिकाओं का, यहाँ पर 3 प्रतिव्यसांत यानी कि एंटीपोडल्स होते हैं, और यहाँ पर 2 सहायक कोशिका होती हैं, तो ये हो गई 5। और यहाँ पर एक अंड होता है, तो ये हो गया 6। और यहाँ पर एक केंद्रीय कोशिका होती है, तो कुल मिला के 7 कोशिकाएं इसमें होती है। पराग कणों का पराग कोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। अब परागण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। अब इनको समझते हैं। एक ही पुष्प में पराग कोश से वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। अब दोस्तों, स्वपरागण के 2 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला है वो है स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। तो हम इसको चित्र की मदद से समझेंगे। तो जो ए वाला भाग है, जो मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है, वो
स्वयुग्मन है, जिसमें कि क्या होता है कि एक ही पुष्प में पराग कोश से वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है, जबकि सजात पुष्पी परागण में, जो कि मैंने यहाँ पर बी से दर्शाया हुआ है, उसमें एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक का स्थानांतरण होता है। और पर परागण को हम पर निषेचन भी कहते हैं, जो कि यहाँ मैंने सी से दर्शाया हुआ है। आइए अब स्वयुग्मन की एक महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। तो स्वयुग्मन करने वाले कुछ पुष्प जैसे कि ऑक्सैलिस केस्मोगेमस फ्लावर को उत्पन्न करता है, जिसे हम उन्मिल परागणी पुष्प भी कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसके परागकोश एवं वृत्तिकाग्र अनावृत होते हैं। और दूसरी ओर ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम हिंदी में अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसके परागकोश और वृत्तिकाग्र अनावृत नहीं होते हैं। इस वीडियो में हमने गायनोशियम यानी कि जायांग के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने स्त्री केसर के बारे में बात करी, स्त्री केसर के प्रकारों को हमने समझा और स्त्री केसर की स्थिति और संरचना के बारे में भी चर्चा करी। और हमने जाना कि परागण क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम परागण के कारक, वही प्रजनन युक्तियाँ और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्त्री केसर, बीजांड, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम परागण के कारक, बहिप्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। तो चलिए परागण के कारकों से शुरू करते हैं। अब ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अजीवीय और दूसरा है जीवीय। अब अजीवीय कारक 2 होते हैं, वायु और जल। और जीवीय कारक भी 2 होते हैं, प्राणी और कीट। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। वायु द्वारा परागण को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। इसके लिए परागकण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होने जरूरी हैं। पौधे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पौधे अक्सर वृहद एवं प्रायः पिच वृत्तिकाग्र युक्त होते हैं। इसका उदाहरण है भुट्टा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ये चित्र देख सकते हैं, और आपने कभी ना कभी भुट्टे में ऐसी कुछ चीज तो देखी होगी जो रेशेनुमा होती है। ये कुछ नहीं बल्कि वृत्तिकाग्र और वृत्तिका है, जो कि हवा में झूमते रहते हैं ताकि वो पराग कणों को आसानी से पकड़ सकें। आइए अब ज्वल द्वारा परागण को समझते हैं। इसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ये जलीय पौधों में होता है, जैसे कि ताजे पानी के कुछ उदाहरण हैं वेलिसिनेरिया का पौधा, हाइड्रिला, और समुद्री उदाहरण है ज़ोस्टेरा। आपको कोई ना कोई उदाहरण तो इसका याद ही रखना है। आइए अब वेलिसिनेरिया के उदाहरण से इसको समझते हैं। ये वेलिसिनेरिया का मादा पुष्प है, और जो नर पुष्प होते हैं ये पानी के बहाव की मदद से पराग कणों को मादा पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। आइए अब परागण के जीवीय कारकों को समझते हैं। अगर परागण
प्राणियों द्वारा होगा तो उसे हम जूफिली कहेंगे, और अगर परागण कीटों द्वारा होगा तो उसे हम एंटेमोफिली कहेंगे। ये कीट पुष्प तक जाते हैं, जिसकी वजह से जो परागकण होते हैं वो इनकी सतह पर आ जाते हैं। बाद में अगर ये कीट स्त्री केसर के संपर्क में आएंगे तो परागण की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब दोस्तों हम उन पुष्पों की विशेषताओं को समझेंगे जो कीटों से परागण करवाते हैं। पुष्प रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। इनके परागकण चिपचिपे होने चाहिए ताकि वो आसानी से कीटों की सतह से चिपक जाएं। ऐसे पुष्पों का एक उदाहरण है युक्का। चलिए अब बहिर्प्रजनन युक्तियों को समझते हैं। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। जो उपकरण या सुविधाएं पौधों के स्वपरागण को हतोत्साहित कर पर परागण को प्रोत्साहित करे, उन्हें बहिर्प्रजनन युक्तियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है एक लिंगीयता, डाइकोगेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम एक लिंगीयता को समझेंगे। अब इसमें उभयलिंगी पुष्प आते हैं जैसे कि अरंड, जिनके पास नर और मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं। तो इससे स्वपरागण का एक प्रकार स्वयुग्मन नहीं होता है, परंतु सजात पुष्पी परागण होता है। दूसरा है एक लिंगी पुष्प जैसे कि पपीता। इन पुष्पों में दोनों नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों में होते हैं, तो ये स्वपरागण के दोनों स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोक देते हैं। अगला है डाइकोगेमी। जायांग तथा पुमंग की परिपक्वता का समय अलग अलग होना डाइकोगेमी कहलाता है। परागकण का वृत्तिकाग्र से तैयार होने से पहले ही झड़ जाना, जैसे कि सनफ्लावर में ये चीज होती है, या वृत्तिकाग्र का पहले ही तैयार होना जबकि परागण का बाद में झड़ना। सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि इसमें कभी ऐसा होता है कि जो परागकण है वो पहले ही झड़ जाते हैं और वृत्तिकाग्र तैयार नहीं होती है, या इसका उल्टा हो जाता है। आइए अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझते हैं। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कृत्रिम संकरीकरण को समझते हैं। ये फसल की उन्नति कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है, और ये चीज हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है विपुंसन और दूसरा है बैगिंग। अब इनको समझते हैं। तो विपुंसन में क्या होता है कि जोड़ों चिमटी की मदद से नर जननांग को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद थैली से इन्हें आवृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अभिलक्षित परागकण होते हैं उन्हें वृत्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक अच्छा संकर पैदा होता है जो कि फसल की उन्नति को बढ़ाएगा। इस वीडियो में हमने परागण के कारक, बहिर्प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आशा है आपको आज का एपिसोड बेहद रोचक लगा होगा और आपने प्रश्नों को भी बनाया होगा। चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 11 में हमने समुच्चय यानी सेट्स के पार्ट 2 को देखा। बायोलॉजी में जीव जगत के पार्ट 2 को देखा। क्लास 12 में मैथ्स में संबंध एवं फलन पार्ट 2 पार्ट 3 को पढ़ा। बायोलॉजी में जीवों में जनन पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखा। आइए अब देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल कक्षा 11 में केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 3 पढ़ेंगे और फिजिक्स में भौतिक जगत मात्रक और मापन का पार्ट 3 देखेंगे। कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री में ठोस अवस्था के पार्ट 3 और पार्ट 4 को पढ़ेंगे। वहीं फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। अब एक जरूरी सूचना, अभी के देखे गए एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर होगा। YouTube पर आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।